Hello, everybody. I am Manoj Jangra. I welcome you all once more in my channel Colonia English Classes. तो आज मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ और एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का शानदार ट्रैजिक प्ले। और कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर प्ले के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड बनी हैं। सो टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट हैमलेट. So before I start Hamlet, I would like you to have glance at third part of the William Shakespeare. तो हैमलेट को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप विलियम शेक्सपियर का जो थर्ड पार्ट है, जिसको हम विलियम शेक्सपियर का थर्ड स्टेज बोलते हैं और उसे हम डेप्थ एंड मैच्योरिटी स्टेज ऑफ विलियम शेक्सपियर भी कहा जाता है, उसके बारे में एक बार नज़र डालते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं और ये जो स्टेज है 1600 से लेकर 1608 तक ये स्टेज चली थी। इसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी शानदार प्ले को लिखा था। लगभग कह सकते हैं कि 10 से लेकर 11 प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे। पहला जो है वो है ट्वेल्थ नाइट, ट्रोइलस एंड क्रिसेडा, हैमलेट, मेजर फॉर मेजर, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, all's well that ends well, Pericles, Prince of Tyre, and Timon of Athens. So Timon of Athens. So these are the 11 plays that I have explained over here, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया है। Guys, I try my best कि मैं अपने YouTube चैनल पर एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करूँगा। और तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं बात करूँगा हैमलेट के बारे में, डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हैमलेट का जो हैमलेट प्ले है उसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट और प्रिंस ऑफ डेनमार्क। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इसे हैमलेट के नाम से जाना जाता है, जो कि वन ऑफ द कहते हैं ना कि एक शानदार प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। और ये एक ट्रेजेडी है, याद रखिए, ये एक ट्रेजेडी है, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट। तो इसे आप याद रखिए। अगर हम बात करें कि विलियम शेक्सपियर ने इस ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट को कब लिखा, तो ये कहा जाता है 1599 से लेकर 1601 के दौरान इसको लिखा गया। और लीजिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें हैमलेट की बात करें तो भाई ये कहा गया है कि विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनमें से हैमलेट को सबसे लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर कहा गया है। याद रखिए, इफ़ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जाम दैट विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, सो दैट गोना बी हैमलेट। ओके, इसका नाम हैमलेट होगा। अगली बात करते हैं सेटिंग ऑफ द प्ले। अगर सेटिंग ऑफ द प्ले की बात करें, हैमलेट की बात करें, तो इसकी सेटिंग जो है वो डेनमार्क में रखी गई है। याद रखिए, डेनमार्क में रखी गई है। आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, प्रिंस हैमलेट जो ये स्टोरी है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, ये एक ऐसी कहानी है जो कि एक प्रिंस होता है डेनमार्क का, उसका नाम होता है प्रिंस हैमलेट, और इनके फादर का नाम होता है किंग हैमलेट। यस, इनके फादर का नाम होता है किंग हैमलेट। और एक्चुअल में क्या होता है, किंग हैमलेट के ब्रदर का नाम होता है क्लोडियस, और क्लोडियस किंग हैमलेट को मार देता है, इनका मर्डर कर देता है। और मर्डर करने के बाद इनका जो भूत होता है, इसका जो गोस्ट होता है, वो कहीं ना कहीं अपने उसके प्रिंस हैमलेट अपने बेटे को नज़र आता है। और अपने बेटे मतलब कि प्रिंस हैमलेट को कहा जाता है भूत के द्वारा कि तुम मेरा मर्डर का बदला लो मेरे भाई मतलब तुम्हारे अंकल क्लॉडियस से। तो ये कुल मिलाकर ये कहानी मैंने आपको 3 लाइनों में बता दी। इसी कहानी को हम एक्सटेंडेड रूप में समरी के अंदर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, अंकल क्लॉडियस जो हैं उन्होंने हैमलेट के फादर
जिनका नाम है किंग हैमलेट का मर्डर किया था। और उसके मर्डर करने के 2 रीज़न थे। रीज़न नंबर 1 थ्रोन, रीज़न नंबर 2 हैमलेट्स मदर। यस, क्लॉडियस ने अपने भाई का कत्ल, उसका मर्डर क्यों किया था? क्योंकि वो थ्रोन का लालची था, उसे गद्दी चाहिए थी। अक्सर नॉर्मली ऐसा ही होता है। दूसरा था हैमलेट्स मदर, ठीक है, किंग हैमलेट की वाइफ और प्रिंस हैमलेट की मदर, जिनका नाम है गर्ट्रूड। एक्चुअल में क्लॉडियस वांट्स टू गेट मैरिड विद गर्ट्रूड, इनसे शादी करना चाहता था। दैट्स वाई क्लॉडियस मर्डर्ड हिज ब्रदर किंग हैमलेट। सो गाइज, आगे चलने से पहले, इसकी समरीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं किंगडम ऑफ डेनमार्क। जी हाँ, किंगडम ऑफ डेनमार्क की तरफ ले चलता हूं। वहाँ पर सबसे पहले जो वहाँ के किंग हैं उनका नाम है किंग हैमलेट। किंग हैमलेट का एक भाई होता है जिसका नाम होता है क्लॉडियस। याद रखना, किंग हैमलेट का जो ब्रदर है उनका नाम है क्लॉडियस। और किंग हैमलेट के बेटे का नाम है प्रिंस हैमलेट और वाइफ का नाम होता है गर्ट्रूड। गर्ट्रूड जो होती है वो डेनमार्क की रानी होती है और हैमलेट की मदर होती है। किंग हैमलेट की मौत के बाद, इसके मर्डर के बाद, क्लॉडियस जो है वो अपने आप को डेनमार्क का राजा बना लेता है और उसके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर क्लॉडियस हैमलेट की वाइफ गर्ट्रूड के साथ शादी कर लेता है। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड सा तो ज़रूर लग रहा है आपको सुनने में कि ऐसा क्या हुआ, बट ऐसा हुआ। और यही रीज़न था कि प्रिंस हैमलेट को कहीं ना कहीं अपने अंकल क्लॉडियस के ऊपर शक होने लगा कि मतलब it hasn't been done even 3 days of my father's death. He had married with my mother. How can it be possible? My mother doesn't have any regret on my father's death. मेरी मदर को बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है, बिल्कुल भी दुख नहीं है, ग्रीफ नहीं है मेरे फादर की मौत पे। और 3 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि अभी तो फनरल भी नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, और मेरी मदर ने शादी कर ली मेरे चाचा क्लॉडियस के साथ। तो कहीं ना कहीं किंग हैमलेट के मन में ये बात आती है और वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक शक की सुई जो है वो उसके ऊपर आकर अटक जाती है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं कुछ अलग दूसरे कैरेक्टर के बारे में। देखिए, डेनमार्क के अंदर एक काउंसलर होता है जिसका नाम बताने से पहले मैं आपको उसका और इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस काउंसलर का जो रोल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा थोड़ा कॉमेडी भरा भी होता है। हालांकि किंग जो प्रिंस हैमलेट है वो भी थोड़ा कॉमेडियन टाइप का होता है। जब आप इस समरी को डिटेल में पढ़ोगे तो उसका जो एक्टिंग है, जिस प्रकार के इम्प्रेशंस हैं, हाव भाव हैं, उसका बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं हमें एक कॉमेडी जो कॉमिकल एलिमेंट्स को दर्शाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक नए कैरेक्टर की जो कि डेनमार्क का काउंसलर है और इसे चीफ काउंसलर के नाम से जाना जाता है। तो जिसका नाम है पोलोनियस। याद रखिए, जो पोलोनियस है वो राजा का एक काउंसलर है, चीफ काउंसलर है। पोलोनियस का एक नौकर होता है रेनाल्डो जो है वो पोलोनियस का नौकर होता है, इसको भी याद रखिए। आगे चलते हैं, पोलोनियस की बेटी होती है ओफेलिया, और ओफेलिया जो होती है वो हैमलेट से काफ़ी हद तक प्यार करती है और हैमलेट भी करता है। और पोलोनियस का बेटा होता है लेयर्टीज़ है, ये पोलोनियस का बेटा है और लेयर्टीज़ ही आगे चलकर हैमलेट की ट्रेजेडी का कारण बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको कुछ कैरेक्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट थे। आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, होरेशियो जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक्चुअल में पूरे प्ले के अंदर ये देखा गया है कि होरेशियो जो है वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि प्रिंस हैमलेट का एक खास निजी दोस्त होता है। निजी दोस्त का मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड है। हैमलेट हर बात अपनी शेयर करता है होरेशियो के साथ, और अंत में जब हैमलेट की मौत हो जाती है उस वक्त ये होरेशियो की बाहों में, ठीक है, मतलब होरेशियो की बाजुओं में, कंधे पर मतलब मरता है हैमलेट। तो होरेशियो ही है जो सबसे ज़्यादा क्लोज है हैमलेट के, अच्छा फ्रेंड है और एक कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड है ये।
आगे बात करते हैं कॉर्नेलियस। कॉर्नेलियस एक कॉर्टियर है, कोर्ट के अंदर होता है। फिर बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की। जी हाँ, इन कैरेक्टर को ना अच्छे से याद रखो, रोजनक्रैंज एंड गिल्डनस्टन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर मैं आपको इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। रोजनक्रैंज एंड गिल्डनस्टन, ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये कौन थे? ये भाई दोनों कॉर्टियर्स थे और साथ के साथ हैमलेट के साथ उसके क्लासमेट भी थे, उसके साथ पढ़ते भी थे और उसके फ्रेंड भी थे। बट इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल भी नहीं थे जितना कि होरेशियो था। होरेशियो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बंदा था हैमलेट का। और अगर हम बात करें रोजनक्रैंज और गिल्डनस्टन की, तो वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं था। आगे चलते हैं। तो अब एक और नया कैरेक्टर आएगा यहाँ पर जिसका नाम है देखो नाम तो उनका नहीं पता, बट दो यहाँ पर ग्रेव डिगर होते हैं। ग्रेव का मतलब होता है कब्र और डिगर का मतलब होता है खोदने वाला। तो यहाँ पर दो ग्रेव डिगर होते हैं जो प्रिंस हैमलेट से काफ़ी ज़्यादा घुलते मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिलोसॉफिकल बातें करते हैं कुछ। ठीक है, इनका जब रोल आएगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं दो लास्ट और नॉट लीस्ट। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा गोस्ट। ये भाई गोस्ट एक कैरेक्टर है जो कि किंग हैमलेट के मर्डर के बाद, उनके मरने के बाद उन्हीं का भूत किले के अंदर, किले की जो दीवारें होती हैं, किले की जो छत होती है, वहाँ पर सर्दियों की रात में, अंधेरी रात में घूमता रहता है। ठीक है, ये गोस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही इस बात को रिवील करता है कि भाई मेरा जो मर्डर है वो मेरे भाई क्लॉडियस ने करवाया है। ठीक है, क्लॉडियस ने किया है इवन। ओके, तो यही बात जो प्रिंस हैमलेट की तरफ पहुंचाई जाती है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद एक बात करते हैं, एक माइनर सा कैरेक्टर है जो कि लास्ट में आता है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे फोर्टिनब्रास। प्रिंस ऑफ नॉर्वे फोर्टिनब्रास का यहाँ जिक्र क्यों हुआ, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में डेनमार्क और जो नॉर्वे है, ठीक है, उनके बीच में आपस में काफ़ी समय से रंजिश चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है। और एक वक्त तो ये भी कहा गया था, जब मैंने शुरुआत में इस प्लॉट को पढ़ा तो मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ कि जो किंग हैमलेट था उसने फोर्टिनब्रास जो है उसका जो फादर है किंग ऑफ नॉर्वे फोर्टिनब्रास, उनको युद्ध में हराया था और डेनमार्क ने नॉर्वे को भी हराया था। और उसके बाद ये भी देखा गया कि जो किंग ऑफ नॉर्वे थे फोर्टिनब्रास, उनका जो मर्डर था, उनका जो कत्ल था, उसको मारा गया था किंग हैमलेट के द्वारा। अब किंग हैमलेट के मरने के बाद फोर्टिनब्रास का बेटा प्रिंस फोर्टिनब्रास, वो अब इस कहानी के अंदर नया कैरेक्टर आएगा जो कि अपने फादर की मौत का बदला लेगा। ठीक है, मतलब डेनमार्क से बदला लेगा। तो गाइज, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर एंड नाउ आई वुड लाइक टू गो अहेड। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट समरी नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, तो समरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। तो लीजिए समरी की बात करते हैं, और समरी के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्ट 1 के बारे में। तो डिटेल में डिस्कस करूंगा गाइज, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है यहाँ पर। देखिए, जब पहले पॉइंट की तरफ देखते हैं, जब कहानी की शुरुआत होती है, जब प्लॉट की शुरुआत होती है, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो हैमलेट है, किंग हैमलेट है, उनका मर्डर हो चुका है। वो मर गए हैं और उनका जो ब्रदर है क्लॉडियस, वो डेनमार्क का राजा बन गया है। ये कहानी की शुरुआत के अंदर हमें पता लगता है। अब अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। देखिए, किंग हैमलेट की मौत के बाद इनका जो ब्रदर होता है वो कुछ ही दिनों में वो राजा बना लेता है अपने आप को डेनमार्क का, और क्विकली फटाफट जो किंग हैमलेट की जो विधवा है, ठीक है, उसकी जो विधवा पत्नी है, उसका नाम होता है गर्ट्रूड, वो शादी कर लेती है मतलब अपने देवर के साथ, ठीक है, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, क्लॉडियस के साथ। किसके साथ शादी करती है? क्लॉडियस के साथ। यस, क्लॉडियस के साथ शादी हो जाती है उसकी। तो देखिए आगे, तो अगर दूसरी साइड देखते हैं तो हम
हमें पता लगता है कि जो किंग हैमलेट है, ठीक है, जब वो जिंदा था, जब वो अलाइव था, मतलब कि ऊपर वाली घटना होने से पहले, क्लोडियस के किंग हैमलेट को मर्डर करने से पहले हम क्या देखते हैं, जो किंग हैमलेट थे जब वो जिंदा थे तो उनका एक अच्छा खासा युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, किसके साथ, जो डेनमार्क है, डेनमार्क की जो नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम है नॉर्वे, जिसके अंदर किंग हैमलेट ने किंग नॉर्वे फोर्टिनब्रास का कत्ल कर दिया था युद्ध के अंदर। अब फोर्टिनब्रास का जो बेटा है वो इस ताक में है कि वो कहीं ना कहीं डेनमार्क के ऊपर वो हमला करेगा और वो नॉर्वे का जो बदला है वो लेगा डेनमार्क से, ठीक है। और ये भी देखा गया था कि जो किंग हैमलेट है उसने ना केवल फोर्टिनब्रास का कत्ल किया बल्कि डेनमार्क ने नॉर्वे को पूरी तरह से हरा दिया। ओके, अब हराने के बाद नॉर्वे का जो प्रिंस है, मतलब फोर्टिनब्रास का जो बेटा है जिसका नाम है प्रिंस फोर्टिनब्रास, वो अब इस ताक में लगा हुआ है कि कभी ना कभी वो डेनमार्क के ऊपर हमला करेगा और डेनमार्क को इस बात का डर है, ठीक है। डर है किससे, फोर्टिनब्रास के बेटे प्रिंस फोर्टिनब्रास से, कि वो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी वो डेनमार्क के ऊपर ज़बरदस्त हमला करने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंस हैमलेट की ट्रेजेडी के साथ साथ ये जो पॉलिटिकल जो युद्ध है ये भी साथ के साथ चलता रहेगा कहानी में, और लास्ट में जाकर ये एक पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। एक तरफ इनका घरेलू जो मतलब कि एक तरफ तो ये रहेगा, जो प्रिंस हैमलेट है उसके घर में जो कहानियाँ चल रही हैं वो चलती जाएंगी और जो पॉलिटिकल जो डिस्प्यूट है वो चलता जाएगा, और लास्ट में दोनों अंत में एक पॉइंट पर आकर ये दोनों मिल जाएंगे। तो गाइज़ हम वापस चलते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब इस प्लॉट की शुरुआत होती है तो हम क्या देखते हैं, किंग हैमलेट जो है उनका मर्डर हो चुका है और उनका मर्डर क्लोडियस ने किया था। हालांकि ये बात शुरुआत के अंदर, प्लॉट के शुरुआत में किसी को नहीं पता होता। तो शुरुआत में तो ये हमें पता लगता है कि किंग हैमलेट का मर्डर हो चुका है और क्लोडियस जो है वो अब डेनमार्क का एक नया राजा बन चुका है और उसने अपनी भाभी, मतलब कि अपने बड़े भाई की बेटी गर्ट्रूड से शादी कर ली है। तो इस प्रकार से ये कहानियाँ चलती हैं। अब क्या होता है, अब जो फादर का जो मतलब डेथ हो चुकी है, उनके फनरल के मतलब उस पर्टिकुलर डे पर जो प्रिंस हैमलेट है वो कहीं जर्मनी में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो वापस आते हैं डेनमार्क अपने फादर का जो फनरल है उसको अटेंड करने के लिए। अपने फादर का फनरल अटेंड करते वक्त प्रिंस हैमलेट क्या देखते हैं कि क्लोडियस जो है वो राजा बन गया है और उनकी जो मदर है उसने मेरे चाचा, मतलब अपने चाचा से शादी कर ली है, मतलब कि क्लोडियस के साथ मैरिज हो गई है उसकी। तो ये सब कुछ देखकर उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब इट हैज़न्ट बीन डन इवन 2 to 3 days ऑफ माई फादर्स डेथ, ओके, माई मदर हैज़ मैरिड रीमैरिड। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती हैमलेट को, प्रिंस हैमलेट को। तो अब क्या होता है, अब उसी रात को हम क्या देखते हैं, ठीक है, 4th पॉइंट पे बात करते हैं। उसी रात को जब रात ठंडी होती है और किले की दीवार पर एक भूत को देखा जाता है, ठीक है। वहाँ पर 2 पहरेदार होते हैं जिसको इंग्लिश में सेंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रीज बोलते हैं। 2 पहरेदार होते हैं। कितने पहरेदार होते हैं? 2 पहरेदार होते हैं, ठीक है। एक पहरेदार का नाम था बर्नार्डो, ठीक है, एक पहरेदार का नाम था बर्नार्डो और दूसरे पहरेदार का नाम था मार्सेलस। याद रखिए, यही 2 पहरेदार थे जिन्होंने सबसे पहली बार किंग हैमलेट का जो भूत है उसको देखा, ठीक है। अब इस भूत को कहाँ पर देखा गया था? रैम्पार्ट के अंदर। रैम्पार्ट क्या होता है? किला। जैसे देखो मैं आपको जैसे ये किला है, आपने देखा होगा कि जो पुराने टाइप के जो महल होते थे उसमें ऊंचे ऊंचे किले बने होते थे, ठीक है, ये किले की छत होती थी इस टाइप से। तो यहाँ पर वो भटक रहा था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दोनों जो बंदे होते हैं, बर्नार्डो और मार्सेलियस, इन दोनों ने भूत देखा। और वैसे इसमें क्या ख़ास बात था? भूत देख लिया तो इसमें ख़ास बात क्या थी? बात ये थी ख़ास इसमें कि जब इन दोनों ने इस भूत को देखा तो इसकी जो शक्ल थी, भूत की जो गोश्त था उसकी जो शक्ल थी, कहीं ना कहीं हमारे पुराने किंग, ठीक है, हमारे
पुराने किंग मतलब किंग हैमलेट के अंदर मिलती जुलती थी। तो जब ये बात बर्नार्डो और मर्सेलियस ने नोटिस की तो वो भागते भागते गए और वो वहाँ के जो सबसे बड़े जो मतलब सिक्योरिटी में थे, होरेशियो जो कि हैमलेट के काफ़ी कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड थे, उन दोनों के पास, ये दोनों उन होरेशियो के पास गए और होरेशियो को भी लेकर आए कि देखो ये जो भूत है ना, इसकी शक्ल हमारे पुराने वाले राजा हैमलेट के अंदर मिलती है। तो होरेशियो का भी रंग उड़ गया देखकर, कहता है ये बिल्कुल, ये तो बात सच है। तो अब क्या होता है, अब हम आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 के अंदर देखते हैं। देखिए, जब जो गोस्ट होता है वो दोबारा अपीयर होता है, दोबारा सामने आता है इसी रैम्पार्ट में, इसी को रैम्पार्ट बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाला किला होता है उसको किले की दीवार बोलते हैं, इसको रैम्पार्ट। तो जो भूत होता है वो दोबारा अपीयर होता है। तो ये तीनों लोग कौन कौन, बर्नार्डो, मर्सेलियस और होरेशियो, ये तीनों लोग दोबारा उस किले की दीवार पर जाते हैं और उसको विटनेस करते हैं, उसको देखते हैं। अब होरेशियो को ये यकीन हो जाता है कि ये जो मतलब ये जो भूत है ये बिल्कुल हमारे पुराने राजा किंग हैमलेट में इनका शक्ल मिलता है। तो होरेशियो जो थे वो काफ़ी समझदार इंसान थे, वो फटाफट प्रिंस हैमलेट के पास जाते हैं और सारी की सारी कहानी, पूरी की पूरी स्टोरी उनको जाकर सुनाते हैं। अब प्रिंस हैमलेट जो होता है वो इन उजुल फुजुल सुपरस्टिशियस बातों पर बिलीव नहीं करते। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो खुद नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, सुबह की बात है, पहले तो देखिए सुबह की बात, प्रिंस हैमलेट को सारी की सारी बातें वो बताई जाती है, ठीक है। और उसके बाद तो जब प्रिंस हैमलेट को सारी कहानी का पता लगता है तो शुरुआत के अंदर क्या होता है, वो इस सुपरस्टिशियस बात पर बिलीव नहीं करता। तो अब अगला दिन उग जाता है, अगला दिन होता है। अगले दिन मॉर्निंग में हम क्या देखते हैं, प्रिंस हैमलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा डिस्पेयर में होते हैं। डिस्पेयर का मतलब निराश होते हैं, और निराश ज़्यादा वो क्यों होते हैं, अपनी मदर के हाव भाव को देखकर, कि मतलब एक वाइफ को उदास होना चाहिए अपने पति की डेथ के ऊपर, बट यहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हैस्टी मैरिज की गई थी, मतलब फटाफट मौत के बाद फटाफट मेरी मदर ने मैरिज कर ली क्लॉडियस के साथ। तो कहीं ना कहीं जो उनका अंकल क्लॉडियस होता है वो भी इस बात को नोटिस करता है कि हैमलेट जो है वो कहीं ना कहीं अपने फादर की डेथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और निराश है। भाई क्यों ना परेशान हो, उनके फादर गए हैं। आगे चलते हैं। प्रिंस हैमलेट गेट्स टू नो अबाउट किंग हैमलेट्स गोस्ट। तो अब होरेशियो उसी दिन सुबह के समय होरेशियो जो था वो आता है प्रिंस हैमलेट के पास और सारी कहानी बताता है कि लास्ट नाइट हमने किंग हैमलेट का भूत देखा रैम्पार्ट पर, ठीक है, ऑन रैम्पार्ट, किले की दीवार पर हमने भूत देखा। तो शुरुआत में तो मैंने आपको बताया जैसे कि होरेशियो जो था वो काफ़ी एजुकेटेड हैमलेट जो थे वो काफ़ी एजुकेटेड इंसान थे और जर्मनी के अंदर वो फिलोसफी स्टडी कर रहे थे, फिलोसफिकल स्टडी। तो इनिशियली हैमलेट डज नॉट बिलीव ऑन दैट, इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता। वो सोचता है कि इन सब लोगों को एक इल्यूजन हुआ है, वहम हुआ है। तो वो इस बात का पता लगाने के लिए, हैमलेट इस बात का पता लगाने के लिए कि जो भूत है वो मेरे फादर का है या किसी और का है, वो उस रात, ठीक है, उस रात का मतलब उसी दिन की रात का वेट करते हैं। तो अब हम चलते हैं कोर्ट के अंदर। उसी दिन की बात कर रहे हैं हम लोग। कोर्ट के अंदर चलते हैं। कोर्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, जो पोलोनियस था, मैंने आपको बताया था जब कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा था, जो पोलोनियस था वो कौन था, जो चीफ काउंसलर है पोलोनियस थे, उनके बेटे का नाम है लेयर्टीज़। अब लेयर्टीज़ जो है वो महाराज क्लॉडियस के पास जाता है और वहाँ से परमिशन लेता है फ्रांस निकलने की, ठीक है, फ्रांस जाने की परमिशन लेता है। तो क्लॉडियस जो थे, ठीक है, क्लॉडियस ने लेयर्टीज़ को परमिशन दे दिया कि भाई तुम जाओ, फ्रांस जाओ। इसी बीच हम क्या देखते हैं, ओफेलिया आ जाती है और ओफेलिया जो होती है, अब लेयर्टीज़ वहाँ देखो, लेयर्टीज़ अब तैयारी कर रहे हैं फ्रांस जाने की। तो ओफेलिया आकर लेयर्टीज़ को, मतलब ओफेलिया लेयर्टीज़ की बहन है, पोलोनियस का बेटा है लेयर्टीज़ और पोलोनियस की बेटी है ओफेलिया। तो अब क्या देखते हैं हम लोग कि हम क्या देखते हैं कि ओफेलिया जो होता है, ओफेलिया जो होती है ये गर्ल है, ये अपने भाई को बिड फेयरवेल कहने के लिए, ठीक है,
इनका पूरी तरह से मतलब जो बिड फेयरवेल करती है और बिड फेयरवेल करने के लिए वहाँ पर आती हैं। तो अब लेयर्टीज एडवाइजेस टू ओफेलिया। जब ओफेलिया अपने भाई लेयर्टीज के पास जाती है, ठीक है, उसे बिड फेयरवेल करने के लिए, तो लेयर्टीज ओफेलिया को एडवाइस करता है, सलाह देता है और साथ के साथ उसे वार्निंग देता है, चेतावनी देता है, बोलता है ओफेलिया तुम प्रिंस हैमलेट से दूर रहो, प्रिंस हैमलेट से दूर रहो। ओके, तो वहाँ पर इन दोनों की बातें उनका फादर पोलोनियस सुन लेता है। तो पोलोनियस भी बोलता है कि स्टैंडिंग बिसाइड, जो पोलोनियस थे वहीं पर खड़ा होता है, वो भी ओफेलिया को एडवाइस देता है कि अगर प्रिंस हैमलेट तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करे, तुम्हें मतलब मनाने की कोशिश करे, तो उसके एडवांसेस को तुम रिजेक्ट कर देना, तुम वहाँ से निकल जाना, मतलब रिजेक्ट कर देना, इस टाइप से। तो देखिए आगे क्या होता है, आगे हम देखते हैं। अब हो जाती है रात। जब रात होती है तो हम देखते हैं कि जो नाइट हो जाती है गाइस, ठीक है। नाइट के अंदर हम क्या देखते हैं, हैमलेट, प्रिंस हैमलेट जो है वो रैम्पार्ट पर जाता है, किले की दीवार पर जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अपने फादर, ठीक है, उसके भूत से, ठीक है। हालांकि प्रिंस हैमलेट को डर नहीं लगता क्योंकि वो काफ़ी सूझबूझ वाला इंसान होता है शुरुआत में। आगे चलकर तो वो बिल्कुल पागल की तरह एक्टिंग करता है और एक कॉमेडी का पात्र बनता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो लीजिए आगे चलते हैं हम लोग। तो गोस्ट ऑफ हैमलेट अपीयर्स एंड टेलिंग टू प्रिंस हैमलेट। तो जो गोस्ट होता है हैमलेट का वो आता है और अपने बेटे प्रिंस हैमलेट को बताता है कि ही वॉज मर्डर्ड बाय क्लॉडियस, मतलब कि क्लॉडियस ने मुझे मार दिया था। और मारने का कारण भी बताता है कि भाई मैं जब गार्डन के अंदर सो रहा था तो मैं काफ़ी गहरी नींद में था और मेरे ब्रदर क्लॉडियस ने मेरे कान में पॉइज़न डाल दिया और उसके कारण मुझे डीप जो स्लीप होती है उसके आने के बाद मैं मर गया, मैं एक्सपायर हो गया। तो अब यहाँ पर जो किंग हैमलेट का जो भूत है वो यहाँ पर डिमांड कर रहा है। डिमांड का मतलब है मांग करना। यहाँ पर मांग करता है कि बेटा तुम मेरी मौत का बदला लो, हैमलेट यू शुड रिवेंज, मेरी मौत का बदला लो और तुम क्लॉडियस को उस सजाए मौत दो। तो इस प्रकार की कहानी आगे चलती है। इतना कहकर जो हैमलेट का भूत होता है वो वहाँ से वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। अब यहाँ पर जब किंग हैमलेट के भूत और प्रिंस हैमलेट के बीच में बातचीत हो रही थी तो उस वक्त वहाँ पर होरेशियो, बर्नार्डो और मर्सेलियस, ठीक है, याद रखना वहाँ पर प्रिंस हैमलेट और किंग हैमलेट की आपस में बातचीत हो रही थी। वहाँ पर होरेशियो भी थे, बर्नार्डो भी था और मर्सेलियस भी थे। तो यहाँ पर अब प्रिंस हैमलेट को जब भूत ने बताया कि मेरा जो मर्डर है वो क्लॉडियस ने किया है, तो प्रिंस हैमलेट इन्हीं होरेशियो, बर्नार्डो और मर्सेलियस से कसम खिलवाता है, ठीक है। ये लोग कसम खाते हैं पवित्र किताब के ऊपर हाथ रख के कि तुम इस बात को सीक्रेट रखोगे, इस बात को पूरी तरह से तुम लोग सीक्रेट रखोगे और किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। अब हैमलेट के मन में एक प्लान आता है, ठीक है, प्लान होता है और वो अपना पूरा प्लान होरेशियो को भी बताता है, ठीक है, कि नाउ ऑनवर्ड्स एज ही हैज़ गॉन मैड, ही विल नाउ ऑनवर्ड्स एक्ट एज ही हैज़ गॉन मैड। अब प्रिंस हैमलेट के मन में एक प्लान होता है और ये प्लान होरेशियो को बताता है। प्रिंस हैमलेट कहते हैं होरेशियो को कि अगर हमें भूत की बात को अगर सच है या झूठ है, अगर इस बात का प्रूफ हमें चाहिए तो हमें कोई ना कोई ऐसा सबूत, प्रूफ अंकल क्लॉडियस के खिलाफ इकट्ठा करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर अंकल क्लॉडियस को मुझ पर शक ना हो जाए कि मुझे ये बात का पता है कि मेरे फादर का मर्डर हो चुका है और वो तुमने किया है, तो प्रिंस हैमलेट ने डिसाइड किया कि वो पागल की एक्टिंग करेगा, ठीक है। पूरे प्ले के अंदर वो पागलों की तरह एक्ट करता है। तो लीजिए हम बात करते हैं एक्ट 2 की। एक्ट 2 की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं। एक्ट 2 की जब शुरुआत होती है तो हम क्या देखते हैं, ओफेलिया जो है वो अपने फादर के पास जाती है और फादर के पास मतलब पोलोनियस के पास जाती है और वहाँ पर कंप्लेन करती है कि भाई लास्ट नाइट मेरे चैम्बर में हैमलेट आया था और
वो हाफ अनड्रेस्ड था, मतलब उसने आधे कपड़े पहने हुए थे और बड़ा ही अजीब तरीके से वो व्यवहार कर रहा था। तो ये कंप्लेन ओफेलिया अपने फादर पोलोनियस को करती है। तो आगे चलते हैं, देखिए आगे कहानी में क्या होता है। पोलोनियस जो था वो ब्लेम करता है। पोलोनियस सोचता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि लव फॉर हैमलेट्स मैडनेस, कि हैमलेट जो है वो तुमसे, ओफेलिया तुमसे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और कहीं ना कहीं प्यार के कारण जब तुमने उसके प्यार का रिप्लाई नहीं दिया तो शायद वो पागल हो गया है। ठीक है, तो पोलोनियस जो है शुरुआत में वो सोचता है कि उसके प्यार का कारण लव है, बट ही गोज़ टू क्लोडियस एंड गर्ट्रूड, और यही खबर लेकर पोलोनियस जो है वो उनके हैमलेट के अंकल और उसकी मदर के पास जाता है, क्लोडियस एंड गर्ट्रूड के पास। तो अब देखिए क्या होता है, इसी बीच हम क्या देखते हैं कि हैमलेट के जो दो दोस्त थे, उसके क्लासमेट थे, उसका नाम था रोज़नक्रैंस और गिल्डनस्टन। ये दोनों आते हैं दरबार में और क्लोडियस से मिलते हैं, और क्लोडियस से मिलने के बाद हैमलेट के हालचाल पूछते हैं और रीज़न पूछते हैं कि हैमलेट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो देखिए, तो रोज़नक्रैंस एंड गिल्डनस्टन, वो पोलोनियस भी वहाँ पर होता है कोर्ट में, और वहाँ पर क्लोडियस भी होता है और गर्ट्रूड भी होता है। तो वहाँ पर क्लोडियस जो होता है वो एक्सप्लेन करता है इन दोनों को, रोज़नक्रैंस और गिल्डनस्टन को, कि भाई हमें तो कारण नहीं पता, तुम एक काम करो, तुम दोनों हैमलेट के साथ साथ रहा करो और उसके हैमलेट के व्यवहार का कारण जानने की कोशिश करो। पोलोनियस अलॉन्ग विद क्लोडियस एंड गर्ट्रूड स्पीक्स टू हैमलेट। अब पोलोनियस जो था वो क्लोडियस और गर्ट्रूड के साथ मिलकर हैमलेट से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कारण जानने की कोशिश करते हैं उसके पागल होने का। ठीक है, कि वो पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। ठीक है, नंबर 1 पोलोनियस, क्लोडियस एंड गर्ट्रूड, ये तीनों की तीनों हैमलेट के पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। तो जब पोलोनियस जो होता है वो हैमलेट से बातें जानने की कोशिश करता है, कारण पूछने की कोशिश करता है, बट हैमलेट क्या करता है, हैमलेट पागल की तरह एक्टिंग कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंड का मतलब है ढोंग करना, वो ढोंग कर रहा होता है पागलों की तरह, और वो पोलोनियस की इंसल्ट कर देता है और वहाँ से उसको भगा देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोज़नक्रैंस और गिल्डनस्टन की। ये दोनों पर्सन जो होते हैं वो हैमलेट के फ्रेंड भी होते हैं, बट इतने ज़्यादा वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होते हैं हैमलेट के, और हैमलेट को ये बात का पता है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या करते हैं, इनको दोनों को कहा गया था क्लोडियस के द्वारा कि तुम दोनों हैमलेट के पास पास रहो और कारण जानने की कोशिश करो, उसका कारण क्या है। हैमलेट शुरुआत में तो अपने दोनों दोस्तों को, वार्मली, जब ये दोनों दोस्त हैमलेट के पास उससे मिलने उसके चैम्बर में जाते हैं, तो पहले तो हैमलेट इन दोनों दोस्तों को ग्रीट करता है, उनका वेलकम करता है, उनका स्वागत करता है वार्मली, पूरे जोश के साथ। मगर कुछ समय के बाद हैमलेट उनको बोलता है कि बोथ ऑफ हीज फ्रेंड एज स्पाइस, कि तुम दोनों जो हो ना वो जासूस हो। ठीक है, तुम दोनों जो हो वो जासूस हो। तो ऐसा रोज़नक्रैंस और गिल्डनस्टन जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते। अब ये दोनों मिलकर, रोज़नक्रैंस और गिल्डनस्टन जो हैं वो हैमलेट को इन्फॉर्म करते हैं कि दे हैव ब्रॉट अलोंग ए ट्रूप ऑफ एक्टर्स। ये दोनों बताते हैं हैमलेट को कि भाई हम अपने साथ कुछ नाटक कंपनी में काम करने वाले जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं उनको हम अपने साथ डेनमार्क में लेकर आए हैं, ताकि हम दरबार के अंदर कोई एक प्ले का परफॉर्मेंस करवा सकें। तो देखिए आगे हैमलेट बड़ा खुश होता है। इस नाटक कंपनी के अंदर जितने भी एक्टर्स होते हैं वो बड़े ही, जैसे क्लाउन होता है, उसमें जोकर भी होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन सब के बारे में जानकर हैमलेट बड़ा खुश होता है। तो हैमलेट क्या करता है, हैमलेट जाके उन एक्टर्स से मिलता है और मिलने के बाद उनका वेलकम भी करता है कि वेलकम इन डेनमार्क, और उसके बाद उनसे कुछ स्पीच होती है, कुछ स्पीच डिलीवर करने के लिए बोलते हैं, मतलब कुछ डायलॉग बोलने के लिए बोलते हैं। कौन, हैमलेट। हैमलेट इन एक्टर्स, जो ट्रूप ऑफ एक्टर्स होते हैं, उनको बोलता है कि तुम किंग प्रियम और क्वीन ह्यूक्यूबा जो है उनकी डेथ के ऊपर कुछ ना कुछ स्पीच कहो।
तो हैमलेट तो ये क्या नाटक कंपनी के अंदर ये लोग कुछ ना कुछ स्पीच बोलते हैं और हैमलेट उनकी स्पीच को सुनकर, इन एक्टर की डायलॉग को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, इम्प्रेस होता है। अब हैमलेट के मन में प्लॉट आता है। प्लॉट मतलब एक षड्यंत्र आता है। हैमलेट सोचता है कि क्यों ना इन नाटक कंपनी को मैं ये कहूँ कि तुम एक प्रकार का नाटक जो है वो परफॉर्म करो कोर्ट में, दरबार में, क्लोडियस के सामने, और उस नाटक का नाम होगा द मर्डर ऑफ गोंजागो। याद रखिए गाइज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हैमलेट जो है वो एक प्ले विद इन ए प्ले जो है वो डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, और हैमलेट, ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट के अंदर जो प्ले है उसका नाम है द मर्डर ऑफ गोंजागो। इसके साथ साथ होरेशियो एक बार ये इसमें लिखा नहीं हुआ, आप इसको समझिए। होरेशियो एक बार हैमलेट से पूछता है कि इस प्ले के बारे में, मर्डर ऑफ द गोंजागो, तो हैमलेट होरेशियो से बोलता है कि माउस ट्रैप। इस प्ले का नाम वो क्या देता है? माउस ट्रैप। तो यहाँ पर माउस कौन होगा? क्लोडियस, और ट्रैप का मतलब जाल बिछाना, ठीक है। वैसे इसका नाम होता है द मर्डर ऑफ गोंजागो। तो इस मर्डर ऑफ गोंजागो का जो प्लॉट है वो लगभग किंग हैमलेट के मर्डर के जो मर्डर हुआ था उससे सेम मैच होता है। तो यहाँ पर प्रिंस हैमलेट का जो प्लान है, जो प्लॉट है, वो ये था कि अगर सेम जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, उनका मर्डर किया गया था, सेम एक्ट अगर क्लोडियस के सामने किया जाएगा तो क्लोडियस बौखला जाएगा। अगर वो गलत है, अगर उसने मर्डर किया तो वो बौखला जाएगा, और उसकी बौखलाहट मैं पकड़ लूँगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे फादर का मर्डर क्लोडियस ने ही करवाया है। तो जो देखिए यहाँ पर ए प्ले शोज ए डेथ इन द सेम मैनर, ये जो प्ले होता है उसी डेथ को सेम मैनर में दिखाता है जिस मैनर में प्रिंस हैमलेट के फादर का मर्डर हुआ था। तो वाई हैमलेट डिसाइडेड फॉर प्लॉटेड दिस प्ले? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डेटरमाइन। यहाँ पर प्रिंस हैमलेट ने यहाँ पर डेटरमाइन करना चाहते थे, निर्धारित करना चाहते थे कि जो भूत की स्टोरी है जिसने प्रिंस हैमलेट को बताया था, किंग हैमलेट के भूत ने प्रिंस हैमलेट को जो स्टोरी बताई थी, क्या वो स्टोरी वास्तव में सच है या नहीं, इस बात को प्रूफ करने के लिए प्रिंस हैमलेट ने इन एक्टर की जो ट्रूप है इनको ये बोला कि तुम मर्डर ऑफ गोंजागो जो प्ले है इसको परफॉर्म करो स्टेज के ऊपर, और जैसे ही परफॉर्मेंस होगा तो हमें पता लग जाएगा कि क्लोडियस के अगर रंग ढंग बदले, उसके व्यवहार में कोई चेंज आया, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे फादर का कत्ल क्लोडियस ने ही करवाया है। अब हम बात करते हैं एक्ट 3 की। जब एक्ट 3 की शुरुआत होती है तो हम क्या देखते हैं? हमें यहाँ पर पता लगता है कि पोलोनियस और क्लोडियस ये दोनों चेक करना चाहते हैं, इवैल्यूएट करना चाहते हैं हैमलेट के रिएक्शन को, कि हैमलेट कैसा व्यवहार करता है और उसके व्यवहार का कारण क्या है, ठीक है। और यहाँ पर पोलोनियस और क्लोडियस एक प्रकार का प्लॉट या एक प्रकार का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझिए या षड्यंत्र खेलते हैं कि यहाँ पर पोलोनियस जो होता है वो अपनी बेटी ओफेलिया को बोलता है कि तुम वो सारे के सारे लेटर, लव लेटर, जितने भी लव लेटर हैं और जितने भी लव टोकन्स हैं वो तुम हैमलेट को रिटर्न कर दो, वापस कर दो। और जब तुम ये सारे के सारे लेटर्स और लव टोकन को वापस करोगी तो मैं और किंग क्लोडियस दूर रहकर हैमलेट के रिएक्शंस को देखेंगे कि भाई हैमलेट की मैडनेस का कारण क्या है, वो वास्तव में पागल है या ही इज प्रिटेंडिंग। तो वाई हैमलेट वॉज वॉकिंग फिर क्या होता है? अब ये सारा डिसाइड होने के बाद यहाँ पॉइंट नंबर 3 पर देखिए, जब हैमलेट हॉल के अंदर, ठीक है, वॉक कर रहा होता है तो वहाँ पर पोलोनियस टेल्स टू ओफेलिया टू गो देयर। अब पोलोनियस और क्लोडियस दूर जाकर छुप जाते हैं और वहाँ से हैमलेट के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो अब क्या होता है? ओफेलिया जो होती है वो वहाँ पर जाती है और वैसा ही, ठीक वैसा ही जैसा कि उसके फादर पोलोनियस ने बोला था करने को, वैसा ही करते हैं। वो हैमलेट को लव लेटर और लव टोकन देते हैं और पोलोनियस और किंग क्लोडियस ये दोनों दूर से ऑब्जर्व करते हैं।
तो यहाँ पर वो दोनों क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हैमलेट हॉल के अंदर वॉक कर रहा होता है और वहाँ पर वो वॉक करता करता, अकेला वॉक कर रहा है और वहाँ पर वॉक करता करता वो सोचता है, ठीक है, वो क्या सोचता है, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। ये बड़ा बहुत फेमस कोटेशन है विलियम शेक्सपियर के द्वारा और हैमलेट के अंदर, टू बी और नॉट टू बी, मतलब कि मेरे फादर का कत्ल करने वाला जो मर्डरर है, मर्डरर, वो अंकल है या नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, टू बी और नॉट टू बी। तो ये कोटेशंस जब मतलब कि हैमलेट वॉक कर रहा होता है हॉल में तभी ऐसा बोलता है। अब क्या होता है, अचानक से ओफेलिया वहाँ पर एंटर करती है और वो सारे के सारे लव लेटर हैमलेट को वापस करती है और लव टोकन वापस करती है। ओफेलिया ऑफ इमोडेस्टी एंड हैमलेट जो होता है वहाँ पर उसको धक्का दे देता है और उसके जो लव टोकन्स होते हैं उन सबको भी वो वहाँ पर मतलब इस प्रकार से बिहेव करता है कि वो मतलब उसे प्यार नहीं करता। हैमलेट वहाँ पर ओफेलिया को बोलता है कि तुम एक बेशरम औरत हो, और इतना कहकर हैमलेट रोने लग जाता है। और बेशर्म को यहाँ पर मैंने इमोडेस्टी बोला है। तो ये सारी की सारी घटना, ये सारे का सारा रिएक्शन क्लॉडियस और पोलोनियस जो हैं वो दूर खड़े देख रहे हैं। अब क्लॉडियस इतना कुछ देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद सोचता है कि हैमलेट जो है ना वो पागल तो है बट प्यार के कारण पागल नहीं हुआ है। आफ्टर सम टाइम्स वी फाइंड दैट, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट टुगेदर टू वॉच द प्ले। अब प्ले, ठीक है, द मर्डर ऑफ गोंजागो जो है उस प्ले का परफॉर्मेंस होने वाला है और सारे के सारे लोग कोर्ट के अंदर जो वो स्टेज होता है, थिएटर होता है, वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं तो हम क्या देखते हैं, आफ्टर सीइंग द प्ले दैट किंग मर्डर बाय हीज राइवल पोरिंग द पॉइजन इन हीज ईयर। जब ये इस प्ले को देखते हैं कि भाई किंग जो है उसको मारा जाता है उसके एक सर्वेंट के द्वारा, ठीक है, उसके एक राइवल के द्वारा, प्रतिद्वंदी के द्वारा, उसके कान में पॉइजन डालकर। तो ये सब कुछ देखकर क्लॉडियस अब्रप्टली का मतलब होता है फटाफट, अचानक से स्टैंड्स, खड़ा हो जाता है और वॉक्स आउट ऑफ द रूम, और उस रूम से जो थिएटर होता है वहाँ से निकल जाता है। अब हैमलेट इस बात को देखकर बड़ा खुश होता है कि यस, whatever I have decided, it has been proved now. Uncle Claudius is the murderer of my father. Hamlet looks the reactions of the Uncle Claudius. Uncle Claudius के reactions को देखकर Hamlet को sure हो जाता है, Hamlet like become very much sure that yes, this is the my uncle Claudius who is guilty. वही अपराधी हैं। अब इतना होने के बाद जब क्लॉडियस वहाँ से चला जाता है, इतना होने के बाद क्या होता है, गर्ट्रूड जो कि क्लॉडियस की वाइफ भी है, वो हैमलेट को बुलाती है ताकि उसको वो डांट सके, ठीक है। गर्ट्रूड हैमलेट अपने बेटे को अपने चैम्बर में बुलाती है ताकि वो हैमलेट के ऐसे व्यवहार को डिस्कस कर सके कि तुमने क्लॉडियस के साथ भी ऐसा गलत व्यवहार किया और उसको ऐसा प्ले क्यों तुमने ऑर्गेनाइज किया जो क्लॉडियस को, मतलब तुम्हारे अंकल को पसंद नहीं था। तो ये बातें डिस्कस करने के लिए वहाँ पर मतलब मदर के चैम्बर में वो जाता है। तो जब वो मदर के चैम्बर में जा रहा होता है तो रास्ते में क्लॉडियस जो है वो एक छोटा सा चर्च बना होता है, वहाँ पर भगवान के सामने अपने घुटनों के बल, ठीक है, भीख मांग रहा होता है और पश्चाताप करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर ऐसा करते हुए, ठीक है, ऐसा करते हुए हैमलेट उसे देख लेता है क्योंकि हैमलेट वहाँ उस रास्ते से अपने मदर के चैम्बर में जा रहा है क्योंकि उसकी मदर ने उसको बुलाया है। तो यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करनी है, दैट आई वांटेड टू हैव योर अटेंशन ओवर हियर। मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉइंट पर ध्यान दें। यूजीसी नेट एग्जाम में सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे बी यू कुड बी आस्क्ड अबाउट इट। तो सबसे पहली बात, हैमलेट डिसाइड्स टू किल हिम। जब अंकल क्लॉडियस को घुटनों के बल पश्चाताप करते हुए जीसस क्राइस्ट के सामने देखता है तो क्लॉडियस हैमलेट डिसाइड करता है थोड़े समय के लिए कि मैं अब क्लॉडियस को मार दूंगा पीछे से, मगर फिर वो इमीडिएटली इस
बात को रिजेक्ट कर देता है और वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं क्लॉडियस को पूजा, मतलब वो प्रे कर रहा है भगवान से, अगर उस वक्त मैं उसको मारूंगा तो ये बात गलत हो जाएगी। और ये बात क्यों गलत होगी? क्योंकि प्रे करते वक्त अगर किसी को मारा जाता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग, हेवन में चली जाती है। और यहाँ पर हैमलेट नहीं चाहता कि क्लॉडियस, मेरे फादर के मर्डरर की आत्मा हेवन में जाए, क्योंकि मेरे फादर की आत्मा भी तो परगेटरी के अंदर, मतलब कि घूम रही है। इस बीच मझधार में भूत बनकर वो मेरा फादर भी तो घूम रहे हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि क्लॉडियस की आत्मा स्वर्ग में जाकर मतलब वो एक प्रकार से वहाँ जाए, ठीक है, वहाँ पर उसका रिडेम्पशन हो जाए। तो ऐसा नहीं चाहता थे वो। तो देखिए आगे क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि हैमलेट जो है वो अपनी मदर के रूम में चला जाता है, चैम्बर में, ठीक है। चैम्बर में जाने के बाद वो अपने गर्ट्रूड से बहस करता है, काफ़ी सारे मुद्दों पर बात करता है। और इस बातचीत को, मतलब कि वो एक चैम्बर होता है, देखिए एक चैम्बर है, एक कमरा है, उस कमरा में ये हैमलेट है, ये इसकी मदर है, और यहाँ पर एक कर्टन लगा होता है, पर्दा लगा होता है। इस पर्दे के पीछे जो होता है ना, इस पर्दे के पीछे पोलोनियस छुपा होता है। तो पोलोनियस की थोड़ी बहुत आवाज़ को हैमलेट सुन लेता है और हैमलेट को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर किंग क्लॉडियस आकर छुप गया है। तो वो फटाफट क्या करता है, लिसनिंग देयर कन्वर्सेशन बिहाइंड ए टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री का मतलब एक प्रकार की चादर होती है, एक प्रकार का पर्दा होता है जिसके ऊपर है ना हैंडवर्क होता है, ठीक है, डिज़ाइन बने होते हैं। तो जब ये दीवार पर मतलब यहाँ पर वास्तव में छुपा होता है इस टेपेस्ट्री के पीछे पोलोनियस। और जब हैमलेट और गर्ट्रूड आपस में बातें कर रहे होते हैं तो हैमलेट को ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे शायद अंकल क्लॉडियस छुपा हुआ है। और ये फटाफट तलवार से पर्दे के अंदर ही तलवार चला देता है और वो जाकर पोलोनियस के पेट में लगती है और ऑन द स्पॉट उसी वक्त पोलोनियस मर जाता है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। हैमलेट बिलीविंग इट इज क्लॉडियस, हैमलेट को लगता है कि वो क्लॉडियस है, बट वास्तव में वो कौन होता है, पोलोनियस, ठीक है। और जब पोलोनियस की लाश उस कर्टन से बाहर दिखती है तो उसे रियलाइज होता है हैमलेट को अपनी गलती का, कि उसने गलती से पोलोनियस को मार दिया। तो गाइस पोलोनियस की जो मौत है वो इनोसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 8 मौत होती हैं, ध्यान देना मेरी बात पे। हैमलेट के अंदर लगभग 8 मौतें होती हैं और 8 में से लगभग 6 ऐसे मर्डर हैं, किलिंग है, जो कि इनोसेंट पीपल की होती हैं, ठीक है। और इन सब 6 इनोसेंट लोगों की मृत्यु का कारण मैं ये मानता हूँ कि किंग जो प्रिंस हैमलेट है, क्योंकि प्रिंस हैमलेट जो था ना वो फिलोसफिकल टाइप का एक पर्सन था, ठीक है। वास्तव में प्ले के अंदर हैमलेट एक्टिंग कर रहा था पागल की, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा ना मेंटल भी था। क्यों? क्योंकि जब उसको पता लग चुका था कि भाई जो क्लॉडियस है, मेरे अंकल हैं, उसने मेरे फादर का मर्डर किया है, तो उसने बदला क्यों नहीं लिया। इवन बदला लेने के बजाय वो उस टाइम को ना एक्सटेंड करता गया, बढ़ाता गया। तो कहीं ना बोरियत क्रिएट करती है इस चीज़ की। मतलब होता है ना कि हमें जब पता लग जाता है कि भाई ये इसका मर्डरर है, तो हमें वो जो रिवेंज लेना था वो तो लेना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। अब इस रिवेंज ना लेने के चक्कर में बहुत सारे लोग इस चक्की में पीस जाते हैं और उनका खून हो जाता है। तो सबसे पहले मर्डर, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए किंग हैमलेट मतलब हैमलेट जो प्ले है उसके अंदर सबसे पहला मर्डर किसका होता है, तो सबसे पहला जो मर्डर होता है वैसे तो जो राजा है हमारे किंग हैमलेट का होता है, बट उसके बाद जो सबसे पहला मर्डर होता है वो होता है पोलोनियस का, ठीक है। और वो होता है किसके द्वारा, बाय मिस्टेक बाय प्रिंस हैमलेट। तो हैमलेट जो होता है, अब इस पोलोनियस की मृत्यु के बाद हैमलेट वहीं पर बैठा बैठा अपनी मदर से आर्ग्यू कर रहा है और उसे काफ़ी भला बुरा कहता है, इंसल्ट करता है अपनी मदर का। वो उसको अपनी मदर को बोलता है कि तुमने एक विलेनी, ठीक है, क्लॉडियस जो है वो एक विलेनी बंदा है, वो एक कमीना, धूर्त और चालबाज इंसान है, तुमने उसकी चालबाजी को इग्नोर करके तुमने उससे ही शादी कर ली, ठीक है। ऐसा वो बिहेव करता है। गर्ट्रूड थिंक्स दैट हैमलेट हैज़ बिकम मैड, और गर्ट्रूड जो होती है वो सोचती है कि हैमलेट जो है वो पागल हो चुका है। तो आगे चलते हैं। अब शुरू होती है एक्ट 4।
एक्ट 4 जब शुरू होता है तो पहले ही सीन के अंदर हम क्या देखते हैं, हैमलेट जो होता है वो क्लोडियस के साथ कॉमेडी करता है, मजाक करने लग जाता है। क्लोडियस को छेड़ते हुए बोलता है कि तुमने पोलोनियस की बॉडी को कहाँ पर छुपा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से वो हैमलेट जो होता है वो क्लोडियस को छेड़ने लग जाता है, वहाँ पर उसके साथ मजाक करने लग जाता है। तो आगे देखते हैं। द किंग इज़ फियरिंग फॉर हीज लाइफ एंड दैट्स वाई किंग क्लोडियस सेंड्स रोजनक्रैंच एंड गिल्डनस्टन टू इंग्लैंड विद हैमलेट। अब कहानी के अंदर आगे एक ट्विस्ट टाइप का आता है। ट्विस्ट ये होता है कि अब क्लोडियस को कहीं ना कहीं डर लगने लग जाता है हैमलेट से, कि कहीं ना कहीं इसने पोलोनियस का कत्ल कर दिया तो कहीं ना कहीं मेरा भी कत्ल ना हो जाए। और इसी डर के कारण क्लोडियस क्या करता है, रोजनक्रैंच और गिल्डनस्टन इन दोनों लोगों को बुलाता है कोर्ट में चुपचाप और बोलता है कि तुम दोनों जाओ, हैमलेट को कंपनी दो और इसको लेकर तुम इंग्लैंड चले जाओ। और रोजनक्रैंच और गिल्डनस्टन के हाथ में एक लेटर देता है। वो जो लेटर होता है वो सील्ड होता है। ठीक है, उस लेटर के अंदर लिखा होता है, एक मैसेज होता है किंग ऑफ इंग्लैंड के लिए कि हैमलेट जो है वो एक मर्डरर है और कहीं ना उसको एग्जीक्यूट करना है, इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। अब हैमलेट को ये बात पता नहीं होती शुरुआत के अंदर। हैमलेट जो होता है वो रोजनक्रैंच और गिल्डनस्टन के साथ इंग्लैंड चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद क्या देखता है, हैमलेट को पता लग जाता है कि रोजनक्रैंच और गिल्डनस्टन जो है ना वो लोग क्लोडियस के कहने पर एक सील्ड लेटर लेकर आए हैं और मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मगर बाजी यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि हैमलेट जो है वो उल्टा रोजनक्रैंच और गिल्डनस्टन को ही मौत के घाट उतार देता है और उन दोनों को लटका देता है, उन दोनों को हैंग कर देता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर दूसरा जो इनोसेंट जो मौत होती है वो होती है रोजनक्रैंच और गिल्डनस्टन की। पहली जो होती है वो पोलोनियस की होती है, सेकंड रोजनक्रैंच और गिल्डनस्टन की। तो ये सेकंड और थर्ड थी मौत। अब दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, ओफेलिया को जब अपनी फादर की मौत का पता लगता है तो वो बिल्कुल अनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, पागल हो जाती है। ठीक है, और वो दुख के अंदर इतनी ज़्यादा बावली हो जाती है, पागल हो जाती है कि वो यहाँ वहाँ भटकने लगती है। और भटकते भटकते क्या होता है, एक दिन वो पानी में डूबकर सुसाइड कर लेती है और इस प्रकार फोर्थ जो डेथ है, इनोसेंट डेथ। हालांकि देखा जाए ओफेलिया का क्या कसूर था, पोलोनियस का क्या कसूर था, रोजनक्रैंच और गिल्डनस्टन का क्या कसूर था, बट इनका भी मर्डर हुआ। और मर्डर का रिस्पॉन्सिबल मैं प्रिंस हैमलेट को कहूँगा, क्योंकि डिस्पाइट ही नोज दैट क्लोडियस हैज़ मर्डर्ड माई फादर, अपने फादर की मौत का पता लगने के बावजूद प्रिंस हैमलेट ने इमीडिएटली अपने फादर की मौत का बदला नहीं लिया, बल्कि उसको एक्सटेंड किए जा रहा है और इस चक्कर में बहुत सारी मौत बीच में हो गई। अब देखते हैं आगे। जब ये न्यूज़ ओफेलिया और उसके फादर इन दोनों की मृत्यु की न्यूज़ लेयर्टिस को चलती है, जो कि अभी फ्रांस में था और वो वहाँ से लौट आया। जब लेयर्टिस को इस बात का पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ठीक है, जो कि अभी अभी फ्रांस से वापस आया है। लेयर्टिस जो होता है उसको काफ़ी गुस्सा आता है और इस गुस्से का कारण मैं आपको बताता हूँ कि लेयर्टिस जो होता है वो जाके सीधा क्लोडियस से मिलता है, किंग क्लोडियस से। और किंग क्लोडियस इसकी कानों में ये बात बोलता है कि लेयर्टिस सुनो मेरी बात, हैमलेट जो है ना वो कहीं ना कहीं तुम्हारे फादर और तुम्हारी सिस्टर की मौत का अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। इस प्रकार लेयर्टिस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अब हैमलेट की मौत का प्यासा होता है, खून का प्यासा होता है। इतनी देर में क्या करते हैं हम लोग, तो मैंने आपको बताया था लेटर जो अभी अभी रोजनक्रैंच और गिल्डनस्टन जो है वो इंग्लैंड में जाते हैं हैमलेट के साथ, बट हैमलेट जो है वो उन दोनों को ही
सूली पर लटका के वापस आ जाते हैं। तो अचानक से ये बात चल रही होती है क्लॉडियस की और लेएर्टीज की आपस में, ठीक है। जो क्लॉडियस है और लेएर्टीज है उन दोनों की आपस में बातचीत चल रही होती है। अचानक से कोई दरबान आकर इन दोनों को इन्फॉर्म करता है, क्लॉडियस और लेएर्टीज को, कि हैमलेट जो है वो डेनमार्क में वापस आ गया है। अब क्लॉडियस का जो प्लान था उसको मारने का, वो क्या हो चुका है, फेल। अब एक नई साजिश को रचा जाएगा। अब वो क्या है वो आगे चलकर देखते हैं। नाउ क्लॉडियस मेक्स ए न्यू प्लान, नया प्लान आता है। उसके मन में दो प्लान होते हैं। अब क्लॉडियस जो होता है वो ऑर्गेनाइज करता है एक मैच, एक कंपटीशन, तलवारों का कंपटीशन, ठीक है। एक तरफ तलवारबाजी करेगा लेएर्टीज और एक तरफ करेगा हैमलेट। तो लेएर्टीज जो होता है वो वैसे ही खून का प्यासा होता है और हैमलेट के, तो लेएर्टीज को क्लॉडियस बोलता है कि तुम्हारी तलवार की जो नोक है ना उसके ऊपर मैं जहर लगा दूंगा, और जब तुम थोड़ा सा कट भी अगर कंपटीशन में हैमलेट को दे दोगे ना, थोड़ी सी भी इंजरी जो लग जाएगी तो वो वहीं पॉइजन से मर जाएगा। अगर वो पॉइजन से नहीं मरेगा तो उस कंपटीशन के अंदर स्टेज के ऊपर मैं एक ऐसा कप, शराब का एक ऐसा कप रख दूंगा, जब हैमलेट लड़ता लड़ता थक जाएगा और उसको प्यास लगेगी तो उस कप के अंदर जो वाइन होगी मैं उसको ऑफर करूंगा और उसमें होगा जहर। अगर ऐसे नहीं तो वैसे, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक इसको मरना ही पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें डिसाइड करता है क्लॉडियस। अब देखिए आगे। तो देखिए मैंने आपको दो प्लान बताए हैं। प्लान नंबर 1, लेएर्टीज while fighting with Hamlet will be given a poison tipped sword। जो तलवार होती है उस तलवार की टिप के ऊपर हम लोग पॉइजन लगा देंगे। अगर वो पॉइजन से लगी तलवार अगर कहीं भी हैमलेट की बॉडी के टच हो जाएगी ना तो वो वहीं जहर से मर जाएगा। अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो क्लॉडियस का दूसरा प्लान था कि वहाँ पर मैं एक वाइन का कप वहाँ पर मैं रख दूँगा, और कंपटीशन में जैसे ही हैमलेट थक जाएगा और थक कर जब वो उसको प्यास लगेगी तो मैं इस जहर से भरा हुआ वाइन उसको मैं ऑफ़र करूँगा और वो पीकर वो मर जाएगा। अब हम बात करते हैं बिफोर द मैच स्टार्ट। जब ये कंपटीशन शुरू होता है उससे पहले हम क्या देखते हैं, जो ओफेलिया है, ओफेलिया जो है वो मर जाती है, सुसाइड कर लेती है, ठीक है, सुसाइड कर लेती है। तो उसका एक फनरल, ठीक है, उसका एक फनरल होता है, उसको दफनाने का एक प्रोग्राम किया जाता है। उस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले हम क्या देखते हैं, देखिए ऐसा होता है कि एक ताबूत में एक ऐसा ताबूत होता है जिसके अंदर ओफेलिया की लाश को ले जा रहे होते हैं वो लोग, ठीक है, इस टाइप से उस ताबूत को ले जा रहे होते हैं। तो इस ताबूत को दफनाने के लिए, मतलब कि ओफेलिया की लाश को दफनाने के लिए ये लोग लेएर्टीज और उसके साथ काफ़ी सारे जो कोर्ट के जो कोर्टियर होते हैं वो होते हैं साथ में, और साथ में गर्ट्रूड और सम अदर पीपल ऑल्सो देयर, वो लोग अब जा रहे हैं। तो प्रोसेशन चल रहा था। प्रोसेशन समझते हो ना, फनरल प्रोसेशन, वो मतलब एक प्रकार का लोग इकट्ठे होकर उसको ले जा रहे होते हैं, ठीक है, दफनाने के लिए। अब अचानक से क्या होता है, जब ग्रेवयार्ड की बात करते हैं, ग्रेवयार्ड के अंदर दो ग्रेव डिगर होते हैं, दो आदमी होते हैं जो कि ग्रेव, ठीक है, कब्र को खोद रहे होते हैं। और वो किसकी कब्र होती है, ओफेलिया की। तो उस कब्र को खोद रहे होते हैं। तो अचानक से हम क्या देखते हैं, हैमलेट और होरेशियो वहाँ पर उस कब्र के पास चले आते हैं। और हैमलेट तो इतना बेवकूफ़ होता है कि वो जो कब्र खोद रहा होता है ना उसके अंदर कूद जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर ग्रेव डिगर से बात कर रहा होता है। तो वो पूछता है कि ये किसकी ग्रेव खोद रहे हो। उसके बाद ग्रेव डिगर बोलते हैं कि ये ओफेलिया है, उसकी हम ग्रेव खोद रहे हैं। अब अचानक से हैमलेट को वहाँ पर एक स्कल, SKULL, स्कल मतलब खोपड़ी नज़र आती है। उस खोपड़ी को हाथ पर लेकर वो उनसे पूछता है ग्रेव डिगर से कि ये किसकी है। तो वहाँ पर वो जो ग्रेव डिगर होता है वो उसको बताता है कि ये जो खोपड़ी है, ठीक है, इसका डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है, ये जो स्कल है ना ये एक जेस्टर की है।
तो यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करता है हैमलेट को कि तुम जब छोटे थे तो बचपन में एक हमारे दरबार में एक जेस्टर हुआ करता था, उसकी ये स्कल है। तो हैमलेट को याद आ जाता है कि यस 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 यस, एक योरिक नाम का एक जेस्टर होता था, एक मजाक करने वाला होता था, उसकी ये स्कल है। तो यहाँ पर उसकी स्कल को हाथ में लेकर ये हैमलेट एक कोटेशन बोलता है, अल्लाह पुअर योरिक। ये कोटेशन कौन बोलता है? हैमलेट। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, हैमलेट वॉज सेइंग हिज ओफेलियाज फनरल अप्रोचेज। तो हैमलेट जो है वो ग्रेव डिगर के साथ बातचीत कर रहा होता है मौत के बारे में, कि मौत कितनी इनसिग्निफिकेंट इंसान को बना देती है, ठीक है, कभी भी आ जाती है। मतलब ये सब फिलोसफिकल बातें ही कर रहा होता है। तो अचानक से ओफेलिया का जो फनरल है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, और ओफेलिया का जो फनरल है वो लेड करता है लेयर्टीज़ के द्वारा। शुरुआत में हैमलेट और होरेशियो जो होते हैं वो छुपने की कोशिश करते हैं, मगर हैमलेट बाद में अपने प्यार का दावा करता है, प्रोक्लेम करता है कि ही इज़ लव फॉर हर, कि मैं ओफेलिया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। तो गाइज़, ओफेलिया का फनरल जो है वो अब फिनिश हो चुका है, सभी लोग अब दरबार में आ चुके हैं। दरबार में आने के बाद हैमलेट और होरेशियो साथ साथ बातें कर रहे होते हैं। अचानक से एक दरबारी आता है। इस पॉइंट में देखिए, पॉइंट नंबर 7 में एक दरबारी आता है, और दरबारी आकर हैमलेट को इन्फॉर्म करता है कि आप क्या साहब, आपका कंपटीशन है, तलवारबाजी का कंपटीशन है कल, और आप आ जाना, और कंपटीशन आप लेयर्टीज़ के साथ हैं। तो इस बात को सुनकर होरेशियो जो होता है वो मना करता है हैमलेट को कि ना 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 भाई, लड़ना मत जाना, वरना तेरी मौत पक्की है। बट हैमलेट जो होता है वो प्रपोजल को कर लेता है एक्सेप्ट, और फाइट कंपटीशन हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड। अब हम बात करते हैं उस कंपटीशन की। उस फाइट कंपटीशन जब शुरू होता है तो शुरुआत में हैमलेट जो होता है वो अपनी तलवारबाजी के बल पर लेयर्टीज़ को हरा देता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो जैसे ही वो थक कर मतलब राजा की तरफ जाने लग के, मतलब कुछ ड्रिंक करने जाता है, प्यास लगती है उसको, पीने जाता है, तो अचानक से गर्ट्रूड जो होती है, क्योंकि देखो बेटे की शुरुआत में जब जीत होती है कुछ तलवारबाजी में, तो माँ जो होती है वो काफ़ी खुश होती है और अपने हाथ में वो कप होती है ना, जो वाइन का कप, वो हाथ में लेकर रेज करती है। ऐसे ना कोई जीतता है तो हम लोग हाथ से रेज करते हैं ना अपने हाथ को, तो उसी प्रकार उसकी मदर गर्ट्रूड भी करती है। और इस रेज करने के चक्कर में वो क्या करती है, कप जो होता है वो हाथ में ले लेती है और उसको पीने की कोशिश करती है। हालांकि क्लॉडियस उसको मतलब कोशिश करता है स्टॉप रोकने की, मगर तब तक तो काफ़ी देर हो जाती है, सो लेट। और ऐसा करते ही लेयर्टीज रियलाइज दैट दिस एक्ट ऑफ गर्ट्रूड ड्रिंक ऑफ पॉइजनड वाइन विल श्रिविल द प्लॉट। होता क्या है, गर्ट्रूड उस वाइन को पीकर बेहोश सी होने लग जाती है, और कहीं ना कहीं लेयर्टीज की नज़रें गर्ट्रूड की तरफ जाती है कि कहीं ना कहीं है ना, ये बात खुल ना जाए कि उसकी वाइन में पॉइजन था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर लेयर्टीज जो होता है अपनी तलवार पर लगे हुए पॉइजन से हैमलेट के हाथ पर एक कट दे देता है, और कट लगने से वो जो जहर है उसके बॉडी के अंदर खून के साथ मिलकर उसकी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब ऐसा होता है तो अब हैमलेट जो होता है उसको भी ये पता लग जाता है, सीन समझ में आ जाता है। वो क्या करता है, फटाफट लेयर्टीज की तलवार को लेकर उसी के तलवार उसके शरीर के ऊपर भी एक कट लगा देता है। तो यहाँ पर याद रखिए, हैमलेट की बॉडी पर भी जो कट लगा हुआ है उसके अंदर भी ब्लड है, और जो लेयर्टीज है उसके हाथ पे जो कट लगा है उसी तलवार से उसके अंदर भी खून होता है। तो लेयर्टीज भी ऑन द स्पॉट मर जाता है, और गर्ट्रूड भी हैमलेट की मतलब गोद में मरने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हैमलेट को सारा सीन समझ में आ जाता है, और हैमलेट अब क्या करता है देखिए। तो यहाँ पर लेयर्टीज जो होता है मरने से पहले सारा प्लान, क्लॉडियस का सारा प्लान जो होता है तलवार बाजी का, कंपटीशन का, वो हैमलेट को बता देता है। और जैसे ही हैमलेट को पता लगता है, हैमलेट क्या करता है, उसी खून से भरी हुई तलवार से क्लॉडियस को मार देता है ऑन द स्पॉट। तो ये देखिए, कहानी के अंदर पोलोनियस मर चुका है, रोजनक्रैंच और गिल्डनस्टन मर चुका है, ओफेलिया मर चुकी है,
और यहाँ पर लेएर्टिस मर चुका है, क्लोडियस मर चुका है और हैमलेट मरने वाला है। ऑन द अदर साइड वी सी ड्यू टू द पॉइजनस ड्रिंक गर्ट्रूड डाइड, गर्ट्रूड भी मर चुकी है, लेएर्टिस भी मर चुका है और हैमलेट जो होता है वो मरने वाला है। जैसे ना मरने से पहले थोड़ा हम जिंदा होते हैं, तो उस प्रकार मरने वाला होता है। अब वो हैमलेट जो है वो होरेशियो की गोद में बैठा हुआ उससे बोल रहा है कि मेरी जो ये कहानी है ना तुम अब सभी को सुनाओगे। होरेशियो वादा करता है बिल्कुल सुनाऊंगा। दूसरी तरफ 14 ब्रास, जो प्रिंस ऑफ 14 ब्रास होता है वो आक्रमण कर देता है डेनमार्क में, और आक्रमण करते हुए वो पहुंच जाते हैं वहां पर कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर क्या देखता है, लाशें बिछी हुई हैं यहाँ तो, और मरने से पहले, ठीक है, हैमलेट भी होरेशियो को बोलता है मेरी कहानी तुम सभी को सुनाओगे। होरेशियो भी वादा करता है, और इस प्रकार जो डेनमार्क का जितना भी किंगडम होता है वो चला जाता है प्रिंस ऑफ 14 ब्रास के हाथ में। और इस प्रकार होरेशियो की आर्म्स में, बाजू में हैमलेट जो है वो मर जाता है। और इस प्रकार दिस इज हाउ इस प्लॉट का हो जाता है एंड। सो गाइज, वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। और विद दैट आई एम सपोज टू एंड माई लेक्चर। सो बाय बाय, आई विल बी बैक विद ए न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय।